स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी दैट इज समेरा। सो एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेरा जो है ये एक थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी है जिसको एक्सक्लूसिवली सेटअप किया गया है कि ये रेटिंग करेगी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की इन इंडिया, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर एमएसएमई की ये रेटिंग करेगी। एंड समेरा को प्रमोट किया गया है सिडबी के द्वारा एंड डून एंड ब्रैडस्ट्रीट के द्वारा अलॉन्ग विद द वेरियस गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो समेरा को प्रमोट कौन कौन करते हैं? सिडबी करता है, डून ब्रैडस्ट्रीट करते हैं एंड साथ में जो दूसरी गवर्नमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो इसको प्रमोट करते हैं। एंड फर्दर जो समेरा है ये रेटिंग प्रोवाइड करती है एमएसएमई यूनिट के लिए, जिसके बेस पर जो लोन है कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिए जा सकते हैं बैंक्स के द्वारा। जो समेरा की रेटिंग रहती है वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट है, यानी कि जो भी ओवरऑल स्टेटस है एमएसएमई का, जो एज परफॉर्मिंग एंटिटी वो काम कर रही है नहीं कर रही है उसके बारे में इसका एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट रहता है। एंड फर्दर जो रेटिंग्स रहती हैं इसकी दैट इज अ कंपोजिट अप्रेजल इंडिकेटर एंड अ साइज इंडिकेटर। सो जो भी यहां पर एमएसएमई को रेट किया जाता है वो उसकी मार्केट स्टैंडिंग को इंक्रीज करता है, यानी कि अगर एक एमएसएमई को बेहतर रेट किया गया है समेरा के द्वारा सो इट विल बी स्टैंड, वो उसकी जो स्टैंडिंग है मार्केट में उसको इन्हांस करता है अमंग देयर पार्टनर्स एंड देयर कस्टमर्स। साथ ही साथ जो रेटिंग रहती है दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द इंडस्ट्री डायनेमिक्स, यानी कि बाकी जो कंपनीज हैं या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर ए एमएसएमई है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है, सेम फील्ड में एक और एमएसएमई है बी काम कर रही है, तो इसके जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं इसके जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं इनका कंपैरिजन भी किया जाता है एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव यहां पर रिव्यू जो है रेटिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। साथ के साथ समेरा जो है ये क्लस्टर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग भी करती है। लाइकवाइज जहां पर नंबर ऑफ एमएसएमईज मिलकर सामने आते हैं एंड एक क्लस्टर को फॉर्म करते हैं तो वहां पर ये क्लस्टर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग भी करती है स्पेशल स्टडीज के थ्रू। एंड इसके थ्रू जो लेंडर यानी कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूट है एंड जो यहां पर एमएसएमई है यानी कि जो सेक्टर है उनके बीच का जो गैप है वो खत्म होता है, क्योंकि अब लैंडर को पता होगा कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी रेटिंग क्या है, उसके बेस पर जो लैंडर है आसानी से लोनिंग कर सकता है। फर्दर जहां पर जो एमएसएमई है दोज आर रेटेड बाय समेरा, तो वहां पर जो बैंक है उन्हें कंसेशनल रेट्स प्रोवाइडिंग करते हैं। इसके अलावा और भी एमएसएमई रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको अप्रूव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लाइकवाइज आइक्रा है, केयर है, इंडिया रेटिंग है, क्राइसिल है, जिनकी जो रेटिंग है यूनिट्स के ऊपर वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर वो भी एक्सेप्टेबल है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो आरबीआई ने समेरा को एक्रेडिट किया था एज एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन इन सितंबर 2012 एंड अकॉर्डिंगली यहां पर बैंक्स को परमिट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो जो रेटिंग्स हैं समेरा की उनको इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्क वेइंग करने के लिए, यानी कि जो भी आप लैंडिंग करते हैं उसके बदले में आपको क्या करनी पड़ती है? रिस्क वेटेज करनी पड़ती है। रिस्क वेटेज का मतलब है कि आपको कैपिटल मेंटेन करने के लिए रिस्क वेटेज करना पड़ता है। लाइकवाइज अगर 100 रुपीज का क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है दैट विल मीन रिस्क वेटेज ऑफ 125, तो वहां पर आपको 125% की क्या करनी पड़ती है? रिस्क वेटेज निकालनी पड़ती है। इसी हिसाब से जहां पर रेटिंग जो है वो फर्म की अच्छी रहती है वहां पर रिस्क वेटेज कम रहती है, जहां पर रेटिंग जो है वो वर्सनड है यानी कि खराब है उसके केस में रिस्क वेटेज जो है वो ज्यादा रहती है। यानी कि कहां पर आपको जो CRAR को यानी कि कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो जो है या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो जो है आपको मेंटेन करनी पड़ती है 100 रुपीज के ऊपर। अब रिस्क वेटेज के कारण आपको मेंटेन करनी पड़ रही है 125 के ऊपर। ठीक है, तो रेटिंग जो है वो बैंक्स को हेल्प करती है कि जिसके थ्रू वो एफिशिएंटली जो कैपिटल है उसको मेंटेन कर सकते हैं एंड अपने रिडंडेंट एसेट्स को, रिडंडेंट जो उनके पास अमाउंट पड़ा रहेगा उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर लैंडिंग के पर्पज से। लाइकवाइज अगर बैंक के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं यानी कि 100 करोड़ के लोन्स हैं एंड उनकी एवरेज जो रिस्क वेटेज बन रही है वो बन रही है 150 करोड़, तो वहां पर बैंक को 150 करोड़ के हिसाब से कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर हम ये कहें कि बैंक ने रेटिंग करवाई एंड जो एवरेज रिस्क वेटेज अब रहेगी दैट इज नाउ 90 करोड़ और 100 करोड़,
तो जहां पर पहले बैंक को 150 करोड़ के ऊपर मेंटेन करना पड़ रहा था कैपिटल को, अब बैंक को सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के ऊपर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होगी अब उसको बैंक फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर अलाउ किया गया है कि जो समेरा की रेटिंग्स हैं इनको फर्दर यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ रिस्क वेइंग देयर क्लेम्स फॉर कैपिटल एडुकेसी पर्पसेस। नेक्स्ट इट इज एसएसआई एसोसिएशंस इन इंडिया। सो सबसे पहली बात आती है कि रोल एंड रेलिवेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशंस की। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये एग्जिस्टेंस में आई हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं लाइकवाइज फॉर सेटिंग अप ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज में, मेट्रो सेंटर्स में एंड फर्दर, ताकि ये हेल्प कर सकें एंटरप्रेन्योर्स की, ताकि फ्रूटफुल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फॉर्मुलेट किया जा सके एंड साथ ही साथ जो एडिक्वेट फाइनेंस चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है चाहे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की जा सके। फर्दर जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड की जा सके, फर्दर उन्हें मार्केट मिल सके जहां पर वो रीजनेबल रेट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने बेच पाएं, फर्दर वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएं, फर्दर उन यूनिट्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की हेल्प करना जो क्रूशियल आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फर्दर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड करना, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प नहीं करेंगे बट साथ ही साथ मैनेजमेंट में भी उनकी हेल्प करेंगे। तो बहुत सी जो ऐसी एसोसिएशंस हैं एमएसएमई की जो एक्टिव हैं रिसेंट ईयर्स में, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ इट इज FASII, दैट इज फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो FASII को इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, जिसके तहत एमएसएमई की प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था एंड फर्दर जो FASII है इसने एमएसएमई के लिए ट्रेड सेंटर्स को एंड टेस्ट सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया है एंड जो सर्विसेज यहां पर FASII की तरफ से ऑफर की जाती हैं डेट आर लाइक कि ये कॉन्फ्रेंसेस को, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करती हैं एंड साथ ही साथ जो पॉलिसीज हैं उनका जो भी डिफरेंट पॉलिसीज हैं उनका एनालिसिस करती है, उनका इंटरप्रिटेशन करती है, यानी कि जो उनका मतलब निकलता है उसके बारे में बताती है। फर्दर जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके जो ग्रीवेंसीज हैं गवर्नमेंट के साथ उनको टेकअप करती है। नेक्स्ट इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज FIMSME। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। तो इससे पहले NAYE नए को इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। ठीक है, तो तब से ही इसके हम ओरिजिन के जो ट्रेसेस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नए इट इज नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में एंड फर्दर 1995 में इस्टेब्लिश किया गया FI माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो बेसिक सी चीज है, जब लिबरलाइजेशन नहीं थी यानी कि 1991 से पहले जो एजेंडा था कि मार्केट को लेकर वो काफी ज्यादा क्या थे, इंटरवेंशनिस्ट थे। ठीक है, इंटरवीन करने वाले थे एंड काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। ठीक है, सेक्टर को लेकर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, 1991 के बाद क्या हुआ, इंडिया को एक डिफरेंट अप्रोच यहां पर रखनी पड़नी थी जिसके थ्रू जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट किया जा सके। सो सब्सिक्वेंटली 1995 में NAYE, दैट इज नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड साथ में 8 स्टेट लेवल एसोसिएशंस को मिलाकर फॉर्म किया गया FIMSME को, जो एक नई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में MSME को लीड करेगी। सो ये जो नए नेशनल एंड ग्लोबल चेंजेस हुए थे पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद, अब इन्होंने FIMSME के सामने 2 नए ऑब्जेक्टिव्स पेश किए। पहली चीज थी रिगार्डिंग द प्रमोटिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रमोट करना ही करना है एंड साथ ही साथ जिस तरह से हमने अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में फर्दर कंट्री में आगे बढ़ना है उसके रिगार्डिंग उस चीज को प्रमोट किया जाना है। सेकेंड इट वाज कि जो मार्केट का एक्सेस होना चाहिए उसको इंप्रूव करना है, ताकि जो इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए मार्केट की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो सके, इंडिया में भी फर्दर बाहर भी।
तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। सेकंड है कि जो मार्केट का एक्सेस है, चाहे वो इंडियन मार्केट है चाहे अब्रॉड मार्केट है, उनका बेटर एक्सेस प्रोवाइड करना है एमएसएमई को। सो एक्टिविटीज को अगर हम एफआई एमएसएमई को समझें तो इनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेटवर्किंग एंड ट्रेनिंग। तो एफआई एमएसएमई ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए हैं लाइक माइंडेड एसोसिएशंस, यानी कि जो इसकी इन्हीं की तरह की एसोसिएशंस हैं दूसरी कंट्रीज में हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया है, एमओयूज को साइन किया है। एंड फर्दर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं कई कंट्रीज के बीच में। तो इनके जो पार्टनर एसोसिएशंस हैं एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे कंट्री के एमएसएमईज को वहां पर इनके एक्सटेंसिव नेटवर्क को इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये रेगुलरली इसके अलावा जो सेमिनार्स हैं उनको भी कंडक्ट करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं, विद इन द कंट्री भी होती हैं एंड आउटसाइड द कंट्री भी होती हैं। एंड साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रीज की ट्रेड डेलीगेशंस हैं उनके साथ भी इनके साथ क्या होता है, सेमिनार्स रहते हैं। एंड फर्दर एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज क्लासिफाइड एज रिसर्च एंड पब्लिकेशन। जो एफआई एमएसएमई है ये कंटिन्यूसली इंडल्ज्ड है इन द रिसर्च नेटवर्क एंड फर्दर इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो पार्टनर एसोसिएशंस हैं, जो भी उन्हें ट्रेड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनमें जिज्ञासा रहती है। तो एफआई एमएसएमई जो है ये एक प्रोग्रेसिव फेस है इंडियन एमएसएमईज का। एंड फर्दर एफआई एमएसएमई जो है ये मेंबर है नेशनल एमएसएमई बोर्ड का, जिसे फॉर्म किया गया है अंडर द एमएसएमईडी एक्ट। सो एमएसएमईडी एक्ट के अंडर जो नेशनल बोर्ड बनाया गया है उसके अंडर एफआई एमएसएमई जो है ये मेंबर भी है। एंड फर्दर एफआई एमएसएमई को वेल रिप्रेजेंट भी किया जाता है एंड कंसल्ट भी किया जाता है जब एमएसएमई पॉलिसी को लेकर कोई यहां पर कंट्री में सेटअप करना रहता है। एंड फर्दर ये जो दूसरी मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल बॉडीज हैं इंडिया में, जैसे यूनिडो है, आईएलओ है, यूएनसीटीएडी है, डीएफआईडी है, जीटीजेड है, इनके साथ कोऑपरेशन में, क्लोज कोऑपरेशन में काम कर रही है।